आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जनूबी अफ्रीका पहुंचने पर रिवायती इस्तकबाल। वजीर आजम आज जोहान्सबर्ग में G20 20वें सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। सरबराह इजलास के मौके पर जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ दो तरफा उमूर पर भी करेंगे बातचीत। वजीर आजम मोदी ने जोहान्सबर्ग में अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब एंथनी अल्बनीज़ी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी और आलमी दिलचस्पी के वसी तर उमूर पर तफसीली बातचीत की। ट्रंप के अमन मंसूबे को कबूल करने के अल्टीमेटम के बाद यूक्रेन को कई मसाइल का सामना। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम या तो इज्जत खो देंगे या अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाएंगे। बेहतर उजरत, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का वादा करते हुए मुल्क में नए लेबर क़वानीन नाफिजुल अमल। वज़ीर आज़म ने कहा, श्रमेव जयते ILO के डायरेक्टर जनरल ने किया खैर मकदम। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच आज से गुवाहाटी में। शुभमन गिल की चोट की वजह से टीम इंडिया की क़यादत करेंगे ऋषभ पंत। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां एयरफोर्स बेस वाटरलूफ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर लोगों ने पुरतपा खैर मकदम किया और अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब के साथ दो तरफा मीटिंग भी की। पीएम मोदी ने जनूबी अफ्रीका में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात की। उन्होंने 7वीं नस्ल के भारतीय निजात शहरियों को OCI की सहूलत फराहम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल ये सहूलत सिर्फ चौथी नस्ल के लिए दस्तयाब थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका की ज़ेर सदारत G20 समिट में शिरकत के लिए जुमे को जोहान्सबर्ग पहुंचे। उन्होंने सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी मुलाकातों के दौरान अहम आलमी मसाइल पर बामानी बातचीत की उम्मीद जाहिर की। हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जनूबी अफ्रीकी फ़िज़ाइया की जानिब से उन्हें सुर्ख कालीन की सलामी दी गई और सखाफती टोले ने उनके इस्तकबाल के लिए रिवायती रक्स और नगमे पेश किए। इसके बाद जब पीएम मोदी होटल पहुंचे तो बच्चों के एक ग्रुप ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनका इस्तकबाल किया। मुकामी फनकारों ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसी रियासतों की सकाफती विरसे की नुमाइश करते हुए रिवायती रक्स पेश किया गया। वजीर आजम ने वैदिक मंत्र पढ़ने वाले बच्चों से भी बातचीत की। उन्हें म्यूजिकल परफॉर्मेंस की धुनों पर तालियां बजाते देखा गया। उन्होंने मुसाफा किया और हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अरकान से बातचीत की, जिन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गंगा मैया की कारकर्दगी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही खुशगवार और दिल को बहुत ही सुकून देने वाला तजुर्बा था। जनूबी अफ्रीका के अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मुलाकात की।
ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने दिल्ली बम धमाकों और सऊदी अरब में बस हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। Prime Minister, it's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack at the Balfour Tower explosion, but also for the bus crash in Saudi Arabia that led to a loss of Indian lives. But we have much to discuss, and our relationship is very strong, never stronger in my view. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेस्पर्स ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ के साथ और साथ ही साथ मुमताज कम्युनिटी तंजीमों के सरबराहान और हिंदुस्तानी निजात टेक्नोलॉजी के कारोबारी अफराद से मुलाकात की। What surprises me about Prime Minister Modi is how well informed he is. So we were talking digital, we were talking AI, artificial intelligence, and the effect it might have on the economy. And he's really well informed. For example, he could brief us on what's happening in India. In February, there's going to be a big AI conference. And we also discussed with him the investments we make in India. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 एक खुसूसी चोटी कॉन्फ्रेंस है क्योंकि ये जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद हो रही है। वहाँ मुख्तलिफ आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और सरबराह इजलास के दौरान पीएम मोदी कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जोहानिसबर्ग से अखिलेश सुमन और अमृतपाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और G20 सरबराह इजलास आज से जोहानिसबर्ग जनूबी अफ्रीका में शुरू हो रहा है। वजीर आजम मोदी इसमें शिरकत के लिए कल जनूबी अफ्रीका पहुंच चुके हैं। आज वजीर आजम जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ दो तरफा मुज़ाकरात में भी शिरकत करेंगे। आज तयशुदा किसी खास प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए आइए सीधे हमारे नुमाइंदे अखिलेश सुमन से जुड़ जाते हैं। तो अखिलेश जी, आज अगर हम बात करें तो G20 इजलास में पीएम मोदी का आज का क्या प्रोग्राम होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही वहां पहुंच जाएंगे G20 कन्वेंशन सेंटर पे। और G20 में आप जानते हैं कि जैसे आज पहला दिन है और पहले दिन में ओपनिंग सेशन होता है जिसमें कि जो होस्ट कंट्री होता है उसके राष्ट्रपति यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति अपना एक इंट्रोडक्टरी भाषण देंगे, वेलकम एड्रेस होगा। उसके बाद सेशन 1 शुरू होगा। सेशन 1 में एक खास ये सेशन है। ये खास सेशन इसलिए है कि ये पूरी दुनिया में अभी जो फ्यूचर के बारे में जो कोई पीछे छूटे नहीं, दुनिया में जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो पीछे छूटे नहीं विकास के रास्ते पे, इस पर ये पूरा पहला सेशन केंद्रित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें भाग लेंगे। ये निश्चित तौर पे अभी चूंकि ग्लोबल साउथ की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते रहे हैं और G20 का शिखर सम्मेलन जब 2023 में भारत में हुआ था उस समय से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते रहे। उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी किया था ग्लोबल साउथ के नेताओं के साथ। और उसके बाद ब्राज़ील में जो हुआ, ब्राज़ील में भी ग्लोबल साउथ एक महत्वपूर्ण एजेंडा था। अब दक्षिण अफ्रीका में जो रहा है वहाँ भी ग्लोबल साउथ है। तो आज उसका कैसे कल्मिनेशन होगा कि ग्लोबल साउथ के बारे में जो बातें उठी हैं उसमें जो विभिन्न कमेटियाँ बनी थी उनके रिकमेंडेशंस क्या हैं, उनका रोड मैप क्या है ग्लोबल साउथ के लोगों की, ताकि कोई फ्यूचर में पीछे न रह जाए। यह एक महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। सेशन 2 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे जिसमें कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें क्या किस तरीके से जो देश है, विकसित देश है और विकासशील देश है, किस तरीके से सहयोग करें, इस पर बात होगी। उसके अलावा कुछ बायलैटरल मीटिंग्स भी है। उसके अलावा प्रधानमंत्री एक रिसेप्शन में भाग लेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य कई देशों के जो शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें उनकी मुलाकात होगी। तो एक आज का जो दिन है काफ़ी अहम दिन है और आप समझ सकती हैं कि इस अहम दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से भी हस्तक्षेप कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश, आज से अगर हम बात करें तो G20 सरबराह इजलास तो शुरू हो ही रहा है, लेकिन कल क्या खास था जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी की आमद के बाद से?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल यहाँ पहुँचे थे जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पे तो काफ़ी एक्साइटिंग माहौल कह सकते हैं कि जब उनका स्वागत किया गया साउथ अफ्रीका के जो सरकार है उस सरकार द्वारा स्वागत किया गया और स्वागत में एक कल्चरल प्रोग्राम ही किया गया जिसमें कि नृत्य और गाना के साथ उनका स्वागत हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जो इंडियन डायस्पोरा के लोग थे वहाँ भी होटल में मौजूद थे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, सबकी सदिच्छाएं ली, उनसे बातचीत की, उनसे हाथ मिलाया बहुत सारे लोगों से। बहुत एक्साइटमेंट का वो पूरा क्षण था जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय हैं उन भारतीयों के अंदर भी काफ़ी उत्साह था कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं और उनसे मिल रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसमें कि वो अपने देश के जो मूल निवासी हैं, जो जिनका मूल भारत में है और जो लोग यहाँ रह रहे हैं, विभिन्न तरीक़ों से यहाँ के लोगों के यहाँ के आर्थिक विकास में योगदान कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलना काफ़ी अहम क्षण होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मिलकर काफ़ी उत्साहित महसूस करते हैं और जो लोग यहाँ हैं उनको भी काफ़ी उत्साह महसूस होता है। उसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो और जो ग्रुप हैं इंडियन डायस्पोरा के उनसे भी मुलाकात की। एक कम्युनिटी लीडर से जो यहाँ पे रह रहे हैं वर्षों से, जो विभिन्न पेशों में हैं, सामाजिक कार्यों में हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और उनसे विचार सुने, उनकी क्या समस्याएं हैं दक्षिण अफ्रीका में, इसके बारे में उनके विचार सुने और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। और एक तीसरी अहम मुलाकात थी इंडियन डायस्पोरा के साथ जो टेक लीडर्स हैं यहाँ के, यहाँ जो विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों में के साथ और व्यवसायों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी मुलाकात की उन्होंने। और उनके साथ भी मुलाकात में जो काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी रोचक था, मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, भारत से जो लोग आ गए यहाँ के किस तरीके से यहाँ के तकनीकी विकास में सहयोग कर रहे हैं और किस तरह से उनका जो स्टार्टअप है, उनके जो प्रणाली है जिसे उन्होंने विकसित किया है, किस तरह से भारत में उनका योगदान हो सकता है, इसके बाद बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री से बोला। और प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आप भारत में योगदान कीजिए, भारत में निवेश कर सकते तो निवेश कीजिए। सरकार उनके लिए एक तरीके से ओपन विंडो का जो ओपन डोर जो प्रोग्राम होता है, ओपन डोर प्रोग्राम के तहत उनको सहायता दी जाएगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनीजी से भी बात की और निश्चित तौर पे यह मुलाकात भी काफ़ी अहम थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड का भी सदस्य है और आज के परिस्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप का एक खास एटीट्यूड है, इसके बारे में भी निश्चित तौर पे उस मुलाकात में बातें हुई होंगी। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दिन जो है वो काफ़ी अहम रहा। बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग तो पहुंच ही गए हैं। वहां पीएम मोदी ने जनूबी अफ्रीका में मुकीम भारतीय बिरादरी के अरकान से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात करने वालों में कुमारी अंबिके भी थीं, जिनकी 7वीं नस्ल जनूबी अफ्रीका में रहती है। उन्होंने पीएम मोदी के एजाज़ में एक भोजपुरी गाना गाया। वो काशी तमिल संगम की एक खास अलामत भी हैं, क्योंकि वो तमिल निजात हैं और भोजपुरी में गाती हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे अखिलेश सुमन की कुमारी अंबिके के साथ खुसूसी बातचीत हुई। अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से बिगुल बजाया था और दक्षिण अफ्रीका में उस समय बहुत सारे भारतीय थे। महात्मा गांधी के रिसेप्शन में जिनकी ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब परदादी और उससे भी आगे के लोग थे, उसमें से एक हैं हमारे साथ कुमारी अंबिके। अगर कहें कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की ये 7वीं पीढ़ी है और ये अब दक्षिण अफ्रीका में रच बस गई हैं, लेकिन उन्होंने भारत को भुलाया नहीं है। आज भी वो भोजपुरी संगीत यहाँ गाती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने, तो इन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत में वो गाया भी और उनसे बात भी की। तो कुमारी अंबिके, स्वागत है आपका। आप तो क्या वो गाती हैं, क्या वो गाई, उसका 2 लाइन सुना सकती हैं आप? फूलो छड़ो मैया माला पहनाओ, फूलो छड़ो मैया माला पहनाओ, मैं आरती उताओ रे गंगा मैया, मैं आरती उताओ रे गंगा मैया, हे गंगा मैया हो गंगा मैया। ये तमिल मूल की हैं भारत से, लेकिन ये भोजपुरी में भी गाना गाती हैं और भोजपुरी को इन्होंने अगर जिंदा रखा है तो आप समझ सकते हैं कि भारत की विविधता कैसी है। कुमारी अंबिके, जब प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र मोदी आने वाले थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था?
और बहुत खुशी है। काशी तमिल संगम भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पे शुरू किया गया है और काशी तमिल संगम की ये प्रतिनिधि हैं। जब प्रधानमंत्री से आप इंटरेक्ट कर रही थी तो आपने क्या बोला, प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपसे? प्रधानमंत्री में हमारा लोग के OCI कार्ड 7 जनरेशन देता है, लेता है। सो आई वाज हैप्पी, बहुत खुशी हूँ। सो मैं धन्यवाद पूछा है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा क्या जब आपने उनसे बात की तो? वो बहुत अच्छा लगता है and he was clapping. I was excited because this is the first time to see Pradhan Mantri personally one-on-one. I think it's blessings from God. I want to say that there's not another Prime Minister like Modi ji. ओके, तो बहुत ही उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते हैं और साउथ अफ्रीका के लोगों से बात करते हैं और फिर साउथ अफ्रीका के लीडरशिप से भी बात करते हैं और आज खासकर G20 शिखर सम्मेलन में जब वो आए हैं तो निश्चित तौर पे भारतीय लोगों में काफ़ी उत्साह है। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ जोहान्सबर्ग से मैं अखिलेश सुमन, DD न्यूज़ के लिए। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। अक़लियती उमूर की वजारत आज मुंबई में कौमी हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। अक़लियती उमूर की वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हज कमेटियों के एग्जीक्यूटिव अफसरान 2026 की तैयारियों का जामी जायज़ा लेने के लिए शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में हज कमेटियों और हज कमेटी ऑफ इंडिया के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने के साथ साथ अहम ऑपरेशनल सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायजा लेने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारत हर साल 175,000 से ज़्यादा आज़मीन हज भेजता है और मरकज़ी हुकूमत आज़मीन हज के लिए एक महफूज, हमवार और सहूलियात से आरास्ता सफ़र के तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए अहद बस्ता है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से आंध्र प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। नायब सदर जमहूरिया आज श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग की 44वीं तकसीम असनाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वो कल मेहमान खुसूसी के तौर पर श्री सत्य साई बाबा की अजीम 7 साला तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद नायब सदर जमहूरिया पलास मुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, बिलवास्ता टैक्स और नारकोटिक्स के नए कैंपस का दौरा करेंगे और खुसूसी फाउंडेशन कोर्स में शिरकत वाले ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करेंगे। और तारीखी इस्लाहात के साथ लाए गए 4 नए लेबर कवानीन का मजदूर यूनियन ने दिल से खैर मकदम किया है। PMS ने मुल्क के तमाम मेहनत कश तबके के लिए वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर बहबूद को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। 4 लेबर कोड मजदूर तबके की नई उभरती हुई हकीकतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। PMS का ख्याल है कि ये भारत में एक मुनसिफाना, जामी और बाइख्तियार मजदूर निज़ाम की जानिब संगे मील है। भारतीय मजदूर यूनियन के कौमी सेक्रेटरी गिरीश चंद्र आर्या ने कहा कि फैसला आज़ादी के बाद से मजदूरों के मफाद में सबसे बड़ी इस्लाहात हैं। उन्हें बाइख्तियार बनाना आसान है। मरकज़ी हुकूमत ने यानी 21 नवंबर यानी जुमे को एक तारीखी फैसले में 4 नए लेबर कवानीन को नाफिज किया, जिस बड़े पैमाने पर अवाम में खुशी की लहर है। लोगों ने इस फैसले को खुद इन्हिसार भारत की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया है। इस फैसले से दहाइयों पुराने पेचीदा कवानीन ख़त्म हो जाएंगे। इन नए कवानीन से रोज़गार और शराइत में शफाफियत बढ़ेगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जो गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है, लेबर लॉज है, बिकॉज जो पहले के लेबर लॉज थे वो काफ़ी आर्केइक थे, बहुत ज़्यादा ओल्ड थे एंड देयर वाज अ नीड कि उनको रिफॉर्म करा जाए। एंड द रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने करे हैं स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए, उनको अपना एंटाइटलमेंट मिलेगा, उनको अपने वेजेस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन और उनको पूरा लाइक वो सब चीज़ें मिलेंगी। एंड स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज वुमेन अब नए लेबर लॉज के बाद में सारे सेक्टर्स में वर्क कर सकती हैं। ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जो भारत सरकार ने लेबर लॉ में जो सुधार किए हैं, निश्चित तौर में ये क्रांतिकारी कदम है। यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई गई है और उसके माध्यम से कर्मचारियों को, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, गैर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी ज़िंदगी में भी सुधार आएगा। सरकार ने जो कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है
और मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करते थे, शायद उनके अंदर भी उनको जो इस कानून के तहत जो शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से वो ये कदम सराहनीय है। बिहार असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त खलबली मच गई है। टिकटों की तकसीम के नाराज कांग्रेसी कारकुनों ने जुमे को पटना के सदाकत आश्रम में वाक़े रियासती दफ्तर पहुंचकर नारेबाजी की। कारकुनों का इल्जाम है कि गलत उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने से पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। इस हंगामे के दरमियान कांग्रेस की रियासती सदर राजेश राम भी दफ्तर पहुंचे। उनके आते ही एहतजाज में शिद्दत आ गई। बिहार असेंबली इंतखाब में महागठबंधन का मुजाहिरा बेहद खराब रहा और पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह गई और टिकट की तकसीम को लेकर तंजीम के अंदर इंतशार जाहिर हो गया है। कांग्रेस कारकुन अब सदाकत आश्रम में एहतजाज कर रहे हैं। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, अखबारात के जायजे में कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां उनका रिवायती इस्तकबाल किया गया। और आइए अब नजर डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। BSF का वाहिद मकसद हमेशा हिंदुस्तान की सलामती रहा है, अमित शाह का ये बयान है। BSF की डायमंड जुबली तकरीबात से अमित शाह खिताब कर रहे थे। और आपको बता दें कि 22 नवंबर को मुंबई में मुनक़िद होगी कौमी हज कॉन्फ्रेंस। इसे सभी अखबारात ने 6 सुर्खियों में जगह दी है। तकरीब में मुल्क भर के रियासती और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हज कमेटियों के एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक होंगे। और ये खबर भी देख लेते हैं। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर का बयान है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के मजबूत मौक़िफ़ का इआदा होना चाहिए। और चलते चलते एक और ख़बर पर नज़र डालते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी है ताकि जो सिक्योरिटी है उसमें मज़ीद मजबूती लाई जा सके। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में मलिकपुर के इलाके के करीब एक फैक्ट्री में गैस का ज़बरदस्त धमाका हुआ। 15 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक हादसा गैस लीकेज के बाइस पेश आया। फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस ने भी एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि फैक्ट्री में बॉयलर नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे को कबूल करने के अल्टीमेटम से यूक्रेन को कई मसाइल दरपेश हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को एक हफ्ते के अंदर इस तजवीज़ पर फैसला करना होगा। दरियासना यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह मंसूबा यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इज्जत नफ्स के लिए खतरा है। और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच आज से गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की कप्तान ऋषभ पंत करते नजर आएंगे, क्योंकि शुभमन गिल गर्दन की चोट की वजह से मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में साई सुदर्शन के मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दी। आदाब।